नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए सुनते हैं विश्व प्रसिद्ध लेखक लियो टॉलस्टॉय की कहानी। कहानी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। तो लीजिए, प्रस्तुत है लियो टॉलस्टॉय की कहानी द लॉन्ग एग्जाइल का हिंदी ट्रांसलेशन, एक लंबा निर्वासन। व्लादिमीर नगर में युवा व्यापारी इवान दमित्रिच आक्सिनोव रहता था, जिसकी 2 दुकानें थी और अपना एक मकान था। आक्सिनोव खूबसूरत गोरा घुंघराले बालों वाला हंसमुख नौजवान था। उसे संगीत का बड़ा शौक था। जवानी में उसे पीने की लत पड़ गई थी और वह विलासी बन गया था। पर विवाह के बाद उसने पीना छोड़ दिया। कभी कभार शौकिया पी लेता था। गर्मी के मौसम में एक दिन आक्सिनोव निजनी मेले जा रहा था। जब वह अपने परिवार से विदा ले रहा था, उसकी पत्नी उससे बोली, इवान दमित्रिच, आज यात्रा पर मत निकलो। मैंने तुम्हारे बारे में एक अशुभ सपना देखा है। आक्सिनोव हंसने लगा और बोला, तुम्हें शायद डर है कि मैं मेले में पहुंचते ही पीने लग जाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा, मैं नहीं जानती मुझे क्यों डर लग रहा है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैंने एक बुरा सपना देखा था। मैंने सपने में तुम्हें लौटते हुए देखा और जब तुमने अपनी टोपी उतारी तो मैंने देखा तुम्हारे सारे बाल सफेद हो चुके थे। आक्सिनोव हंसने लगा। यह तो शुभ संकेत है, उसने कहा। देखना, मैं अपना पूरा सामान बेचकर आऊंगा और तुम्हारे लिए मेरे से बढ़िया तोहफे भी लाऊंगा। और उसने परिवार से विदा ली और चल पड़ा। जब वह आधे रास्ते तक पहुंचा, उसे एक व्यापारी मिला जिससे उसकी जान पहचान थी। वे दोनों रात गुजारने के लिए एक ही सराय में ठहरे। उन्होंने साथ साथ चाय पी और अगल बगल वाले कमरों में सोने चले गए। आक्सिनोव को देर रात तक सोने की आदत नहीं थी। वह तड़के ही ठंडे में यात्रा पर निकल जाना चाहता था। इसलिए उसने सूरज निकलने से पहले कोचवान को जगाया और उसे घोड़े जोतने के लिए कहा। फिर वह सराय के मालिक के पास गया, जो सराय के पिछवाड़े में बनी अपनी कोठी में रहता था। उसे किराया अदा किया और यात्रा पर निकल पड़ा। करीब 25 मील तक चलने के बाद वह घोड़ों को दाना खिलाने के लिए रुका। आक्सिनोव ने सराय के गलियारे में थोड़ी देर आराम किया और फिर द्वार के बाहर आया। चाय दानी को गर्म करने का आदेश देकर वह अपना गिटार बजाने लगा। अचानक एक 3 घोड़ों वाली गाड़ी घंटियां बजाते हुए वहां आई। उसमें से एक अधिकारी और 2 सिपाही उतरे। वे आक्सिनोव के करीब आए और उससे पूछताछ करने लगे कि वह कौन है, कहाँ से आया है। आक्सिनोव ने उन्हें पूरे जवाब दिए और फिर पूछा, क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे? पर अफसर जिरह करता रहा। प्रश्न पूछता रहा कि कल रात तुम कहाँ ठहरे थे? क्या तुम अकेले थे अथवा कोई व्यापारी तुम्हारे साथ था? क्या तुमने उस व्यापारी को सुबह देखा? तुम सुबह होने से पहले सराय छोड़कर क्यों चले आए? आक्सिनोव समझ नहीं पाया कि उससे ये सब सवाल क्यों किए जा रहे हैं, पर वह जो कुछ घटा था बताता चला गया और साथ ही उसने जानना चाहा, आप मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं, मानो मैं कोई चोर या कोई उचक्का हूं। मैं अपने काम के सिलसिले में यात्रा पर निकला हूं और मुझसे इस तरह जिरह करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अफसर ने सिपाहियों को बुलाते हुए कहा, मैं इस जिले का पुलिस अफसर हूँ और मैं तुमसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि कल तुमने जिस व्यापारी के साथ रात गुजारी थी उसका गला काटकर हत्या कर दी गई है। हमें तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। वे अंदर घुस आए। सिपाहियों और पुलिस अफसर ने आक्सिनोव का सारा सामान खोल दिया और तलाशी लेने लगे। अचानक अफसर ने उसके बक्से से एक छुरा खींचकर निकाला और चिल्ला उठा, यह किसका चाकू है? आक्सिनोव अपने बक्से से निकला खून से सना चाकू देख बेहद घबरा उठा। इस चाकू पर यह खून कैसे लगा? आक्सिनोव ने जवाब देने की पूरी कोशिश की, पर वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया और केवल हकलाकर रह गया। मैं नहीं जानता, यह मेरा नहीं है। पुलिस अफसर ने कहा, आज सुबह व्यापारी को कटे गले के साथ बिस्तरे पर पाया गया। केवल आप ही वह शख्स हो जो यह कर सकता था। दरवाजा अंदर से बंद था और वहां कोई नहीं था। तुम्हारे बक्से से निकला खून से सना यह चाकू और तुम्हारा चेहरा और हाव भाव
स्पष्ट गवाही दे रहे हैं। बताओ, तुमने कैसे मारा और कितने पैसे चुराए? आक्सीनोव दुहाई देता रहा कि उससे यह नहीं किया है। उसने तो चाय पीने के बाद उसे देखा तक नहीं था। उसके पास अपने 8,000 रूबल के अलावा और कोई पैसे नहीं है और फिर चाकू भी उसका नहीं है। पर उसकी आवाज टूट गई थी, चेहरा पीला पड़ चुका था, वह भय से कांप रहा था, मानो वही दोषी हो। पुलिस अफसर ने आक्सीनोव को बांधकर गाड़ी में बिठाने का आदेश दिया। उन्होंने उसके दोनों पैर बांध दिए और गाड़ी में धकेल दिया। आक्सीनोव ईश्वर का नाम लेकर फूट फूट कर रोने लगा। उसका सामान और पैसे छीन लिए गए और उसे नजदीकी शहर के कैद खाने में कैद कर दिया गया। व्लादिमीर में उसके चरित्र, व्यवहार आदि के बारे में पूछताछ की गई। व्यापारियों और अन्य रहवासियों से पता चला कि पहले वह पिया करता था और यहाँ वहां भटका करता था, पर वह एक भला इंसान था। फिर मुकदमा चला। उस पर व्यापारी की छुरे से हत्या करने और 20,000 रूबल चुराने का आरोप लगाया गया। उसकी बीवी बेहद परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है। उसके बच्चे काफी छोटे थे। एक तो बिल्कुल ही दूध पीता बच्चा था। उन सबको लेकर वह शहर आई जहां उसका पति कैद था। पहले तो उसे मिलने ही नहीं दिया गया, पर काफी मिन्नतों के बाद अफसरों ने उसे मिलने की अनुमति दे दी। उसे पति के पास ले जाया गया। जब उसने पति को कैदियों के लिबास में जंजीरों से जकड़े और चोर उचक्कों तथा खूनियों के साथ कैद में देखा तो वह गिर पड़ी और बेहोश हो गई। काफी समय तक उसे होश नहीं था। फिर उसने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और पति के करीब बैठ गई। उसने पति को घर का हालचाल सुनाया। उससे पूछा कि वास्तव में क्या हुआ था। उसने उसे सब कुछ बताया। वह बोली, समझ नहीं आता, अब क्या किया जाए। वह बोला, हमें जाड़ से याचना करनी चाहिए कि एक बेकसूर इंसान को इस तरह तबाह न होने दे। उसके बीवी ने बताया कि उसने जार के पास अर्जी भेजी थी, पर वह मंजूर नहीं हुई। आक्सीनोव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल नीचे देखता रहा। फिर उसकी बीवी बोली, मेरा वह सपना बेमतलब का नहीं था। तुम्हारे बाल सफेद हो जाने के पीछे कोई मतलब जरूर था। तुम्हें याद है, तुम्हें उस दिन नहीं निकलना चाहिए था। फिर उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए वह बोली, मेरे प्यारे वन्या, अपनी बीवी को सच सच बताओ, क्या यह सब तुमने किया है? तो क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है? आक्सीनोव ने कहा और अपना चेहरा हाथों में छिपाकर रोने लगा। उसी समय सिपाही आकर बोला कि मिलने का समय पूरा हो गया है। आक्सीनोव ने अंतिम बार अपने परिवार से विदा ली। जब वे लोग चले गए तो आक्सीनोव जो कुछ घटा वह सब याद करने लगा। उसे लगा कि उसकी बीवी भी उस पर शक करती है। उसने अपने आप से कहा, ऐसा लगता है अब केवल ईश्वर ही सच जानता है, वही न्याय कर सकता है और केवल उसी से दया की उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद आक्सीनोव ने कोई अर्जी नहीं दी, सारी उम्मीद छोड़ दी और केवल ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। आक्सीनोव को कोड़े लगाने की सजा दी गई, फिर खदानों में भेजा गया। उसे कोड़े लगाए गए और जब घाव भर गए तो उसे दूसरे अभियुक्तों के साथ साइबेरिया ले जाया गया। 26 वर्षों तक आक्सीनोव साइबेरिया में कैदी की तरह रहा। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए। उसकी दाढ़ी लंबी, पतली और सफेद हो गई। उसकी सारी खुशी लुप्त हो गई। वह रुक रुक कर धीरे धीरे चलता था, बहुत कम बोलता था और कभी नहीं हंसता था और हमेशा पूजा पाठ करता था। कैद खाने में आक्सीनोव ने बूट बनाना सीखा और थोड़ा सा पैसा कमाया। उस पैसे से उसने संतों की जीवनी नामक एक किताब खरीदी। कैद खाने में जब कभी थोड़ी सी भी रोशनी होती तो वह यह किताब पढ़ता और रविवार के दिन कैद खाने के चर्च में वह बाइबल के अध्याय पढ़ता, मंडी के साथ गाता, क्योंकि अब भी उसकी आवाज बहुत अच्छी और सुरीली थी। जेल के सभी अधिकारी उसकी इस विनम्रता के कारण आक्सीनोव को बहुत पसंद करते थे। उसके साथी कैदी उसकी इज्जत करते थे। वे उसे दादाजी या फिर संत कहकर पुकारते थे। उन्हें जब कभी जेल के अधिकारियों से किसी भी बारे में कोई मांग या याचना करनी होती तो वे आक्सीनोव को अपना मुखिया बनाते और जब कैदियों के बीच लड़ाई झगड़ा होता तो उसका निपटारा और न्याय करवाने के लिए भी
वे हमेशा आक्सीनोव के पास जाते। आक्सीनोव को अपने घर, बीवी बच्चों की कोई खबर नहीं मिली। उसे तो यह भी नहीं मालूम था कि वे जिंदा भी है या नहीं। एक दिन कैदियों की एक टोली कैद खाने में आई। शाम के वक्त सभी पुराने कैदी उन नए कैदियों के आसपास जमा हो गए और उनसे उनके शहर, गांव। नए कैदियों में एक लंबा, हष्ट पुष्ट 60 के आसपास का एक कैदी था, जिसकी घनी सफेद दाढ़ी थी। वह सबको अपनी सजा की वजह के बारे में बता रहा था। हाँ तो दोस्तों, वह बोला, मैंने केवल एक घोड़ा उठाया था जो स्लेज से बना हुआ था। मुझे चोरी के जुर्म में पकड़ लिया गया। मैं कहता रहा, मैंने सिर्फ घर जल्दी पहुंचने के लिए घोड़ा उठाया था और फिर उसे छोड़ दिया था। इसके अलावा घोड़ों का मालिक मेरा अंतरंग मित्र था, इसलिए घोड़ा उठाना कोई चोरी नहीं थी। पर वे बोले, नहीं, तुमने इसे चुराया है। पर मैंने उसे कहाँ और कैसे चुराया ये वे नहीं बता सके। वैसे मैंने एक बार वाकई बुरा काम किया था और उसके जुर्म में मुझे बहुत पहले यहाँ आ जाना चाहिए था, पर उस वक्त मुझे पकड़ा नहीं गया। अब मुझे यहाँ बिना किसी वजह के भेज दिया गया है। अरे, पर मैं तुम लोगों को सब झूठ कह रहा हूँ। मुझे पहले ही साइबेरिया भेज दिया गया था और अधिक समय तक नहीं रहा। तुम कहाँ से हो? किसी ने पूछा। व्लादिमीर से। मेरा परिवार उसी शहर में है। मेरा नाम मेकर है। वे मुझे सैम्योनिश कहकर भी बुलाते हैं। आक्सीनोव ने अपना सिर ऊपर उठाया और पूछा, सैम्योनिश, मुझे बताओ, क्या तुम व्लादिमीर के व्यापारी आक्सीनोव के परिवार के बारे में कुछ जानते हो? क्या वे अभी जीवित हैं? बेशक, मैं उन्हें जानता हूँ। आक्सीनोव काफी अमीर है, हालांकि उनका पिता साइबेरिया में है। हमारी तरह ही वह भी कोई अपराधी है। और दादाजी, आप यहाँ कैसे आए? आक्सीनोव अपने दुर्भाग्य के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता था। वह केवल आ भरकर रह गया और बोला, अपने पापों की वजह से मैं 26 वर्षों से जेल में हूँ। कैसे पाप? मेकर सैम्योनिश ने पूछा। पर आक्सीनोव ने केवल इतना ही कहा, हो सकता है मैं इसके ही लायक हूँ। वह इससे अधिक कुछ नहीं कहता। पर उसके साथियों ने नए कैदियों को बता दिया कि आक्सीनोव कैसे साइबेरिया पहुंचा, कैसे किसी ने व्यापारी का खून कर दिया और छुरा आक्सीनोव के सामान में छिपा दिया और आक्सीनोव को बेवजह सजा हो गई। जब मेकर सैम्योनिश ने यह सुना, उसने आक्सीनोव की तरफ देखा, अपने घुटने को चपत लगाई और विस्मय से बोल पड़ा, अच्छा, यह तो आश्चर्यजनक है, वाकई आश्चर्यजनक। और दादाजी, अब आप इतने बूढ़े कैसे हो गए? दूसरों ने उससे जानना चाहा कि वह इतना आश्चर्य क्यों कर रहा है और उसने आक्सीनोव को पहले कहाँ देखा था। पर मेकर सैम्योनिश ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह केवल इतना ही बोला, ये बहुत अच्छा है कि हम यहाँ मिले। इन शब्दों ने आक्सीनोव को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह व्यक्ति जानता है कि व्यापारी को किसने मारा। इसलिए उसने पूछा, सैम्योनिश, शायद तुमने उस घटना के बारे में सुना है या फिर तुमने मुझे पहले कहीं देखा है। सुनने से भला कौन रोक सकता है? तमाम दुनिया अफवाहों से भरी है। पर यह तो बहुत समय पहले की बात है। मैंने क्या सुना था मैं भूल चुका हूँ। शायद तुमने सुना हो कि व्यापारी को किसने मारा? आक्सीनोव ने पूछा। मेकर सैम्योनिश हंसने लगा और बोला, जिसके बक्से में चाकू छुपा हुआ था वही खूनी होगा। यदि किसी और ने वहां चाकू छिपाया था तो वह जब तक पकड़ा नहीं जाता वह चोर नहीं है। ये कहावत तो सुनी होगी। कोई कैसे तुम्हारे बक्से में चाकू रख सकता है जबकि बक्सा तुम्हारे सिर के नीचे था? इसे तो तुम अवश्य ही जाग जाते। जब आक्सीनोव ने ये शब्द सुने तो उसे यकीन हो गया कि इसी व्यक्ति ने व्यापारी का खून किया होगा। वह उठा और चला गया। पूरी रात वह जागता रहा। बेहद दुखी था और तमाम तरह के ख्याल उसके दिमाग में उठ रहे थे। उसकी बीवी की वह छवि उसके दिमाग में थी जब वह मेले में जाने के लिए उसे विदा ले रहा था। उसे ऐसा लगा मानो वह उसके समक्ष साक्षात खड़ी है। उसका चेहरा, उसकी आंखें उसे दिखाई दी। उसे उसकी आवाज और हंसी भी सुनाई दी। फिर उसे अपने बच्चे दिखाई दिए, काफी छोटे, जितने वे उस वक्त थे। एक छोटी सी घड़ी हाथ में लिए था और दूसरी अपनी माँ की छाती से चिपका हुआ।
फिर उसे अपनी याद आई वह खुद कैसा हुआ करता था, जवान और खुशमिजाज। उसे याद आया कैसे वह सराय के गलियारों में बैठकर गिटार बजा रहा था जब उसे पकड़ा गया, और वह कितना बेफिक्रा और मस्त मौला था। उसके दिमाग में उस जगह का दृश्य घूम गया जहां उसे कोड़े लगाए गए थे। जल्लाद, आसपास खड़े लोग, जंजीरें, कैदी, अपने कारावास के 26 वर्ष और अपना असमय बुढ़ापा, सब कुछ उसे याद आने लगा। इन सब ख्यालों ने उसे इतना दुखी कर दिया कि वह खुद को खत्म करने के लिए तैयार हो गया। और ये सब इसे दुष्ट का किया कराया है, ऑक्सिनोव ने सोचा। और मेकर सैम्योनिच पर उसे इतना क्रोध आया कि वह प्रतिशोध की आग में जलने लगा, चाहे इस आग में वह खुद भी क्यों न झुलस जाए। वह पूरी रात प्रार्थना करता रहा, उसे शांति नहीं मिली। दिन के समय वह सैम्योनिच के बिल्कुल करीब नहीं गया, ना ही उसकी ओर देखा। इस तरह 15 दिन बीत गए। आक्सिनोव रात में सो नहीं पाता था। वह इतना टूट गया कि उसे सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। एक रात जब वह जेल में चहलकदमी कर रहा था, उसने कैदियों के सोने के लिए बने तख्तों के नीचे से जमीन के एक टुकड़े को लुढ़क कर आते हुए देखा। वह उसे देखने के लिए रुक गया। अचानक तख्त के नीचे से मेकर सैम्योनिच रेंग कर बाहर आया और आक्सिनोव को देखकर बेहद घबरा गया। आक्सिनोव बिना उसकी ओर देखे वहां से चलने लगा, पर मेकर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि अगर उसने दीवार को खोदकर एक सुराख बनाया है, पर खोदी हुई जमीन के टुकड़ों को अपने ऊंचे जूतों में छुपाकर फिर रोज उन्हें रोड पर जाकर खाली करता है जब कैदियों को काम पर ले जाया जाता है। पर बूढ़े आदमी, तुम बिल्कुल चुप रहोगे और तुम भी बाहर निकल सकोगे। अगर तुमने कुछ भी उगला तो कोड़े मार मार कर वे मुझे खत्म कर देंगे, पर उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आक्सिनोव अपने दुश्मन को सामने देखकर गुस्से से कांपने लगा। उसने हाथ हटाया और बोला, मेरी यहाँ से बच निकलने की कतई इच्छा नहीं है, और तुम्हें मुझे मारने की भी जरूरत नहीं है। तुम तो मुझे बहुत पहले मार चुके हो। जहां तक तुम्हारे बारे में कुछ भी कहने की बात है तो मैं कह भी सकता हूँ और नहीं भी, जैसे ईश्वर की मर्जी होगी। दूसरे दिन जब कैदियों को काम पर ले जाया जा रहा था, रक्षा दल के एक सिपाही ने देखा कि एक तो कैदी अपने जूतों में से मिट्टी खाली कर रहे हैं। कैद खाने की तलाशी ली गई और सुरंग का पता चल गया। गवर्नर आया और उसने सभी कैदियों से जानना चाहा कि यह सुराग किसने किया है। सभी ने इस बारे में अपनी अज्ञानता दर्शाई। जिन्हें पता था वे भी मेकर सैम्योनिच को धोखा नहीं देना चाहते थे। वे जानते थे कि उसे कोड़े मार मार कर जान से मार दिया जाएगा। अंत में गवर्नर आक्सिनोव की ओर मुड़ा। वह आक्सिनोव की ईमानदारी से वाकिफ था। उसने पूछा, तुम एक सच्चे ईमानदार बूढ़े आदमी हो, तुम्हें ईश्वर का वास्ता मुझे बताओ किसने यह सुराग किया है। मेकर सैम्योनिच यहाँ ऐसे खड़ा था मानो उससे कोई सरोकार न हो। वह लगातार गवर्नर को देख रहा था और आक्सिनोव से नजरें चुरा रहा था। आक्सिनोव के होंठ और आंख कांपे और काफी समय तक वह एक भी शब्द नहीं बोल पाया। उसने सोचा, मैं इसे क्यों बख्शूं जिसने मेरा जीवन तबाह कर दिया। मैंने जो भुगता है उसे इसका मूल्य चुकाने दो। पर यदि मैं कहता हूँ तो ये लोग शायद इसके प्राण ही ले लेंगे, और हो सकता है मैं इस पर नाहक शक कर रहा हूँ, और फिर इस सबसे मेरा क्या फायदा होगा। तो बताओ बूढ़े व्यक्ति, गवर्नर ने फिर पूछा, सच सच बताओ किसने यह काम किया है। आक्सिनोव ने मेकर सैम्योनिच की ओर एक नजर डाली और बोला, मैं नहीं बता सकता। ये ईश्वर की मर्जी नहीं है कि मैं कुछ बताऊं। आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, मैं आपके सामने हूँ। गवर्नर ने बहुत कोशिश की, पर आक्सिनोव इससे अधिक कुछ नहीं बोला। फिर मामले को रफा दफा करना पड़ा। उस रात आक्सिनोव जब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और झपकी आने ही लगी थी कि कोई धीरे से उसके करीब आया और बिस्तर के पास आकर बैठ गया। उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की और मेकर को पहचान लिया। अब क्या लेने आए हो? आक्सिनोव ने पूछा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेकर सैम्योनिच चुप रहा तो आक्सिनोव उठकर बैठ गया और बोला, तुम क्या चाहते हो? चले जाओ, नहीं तो गार्ड को बुलाऊंगा। मेकर सैम्योनिच आक्सिनोव की तरह झुक गया और फुसफुसाकर बोला, इवान, मुझे माफ कर दो। किस लिए? आक्सिनोव ने पूछा।
मैंने ही उस व्यापारी का खून किया था और चाकू तुम्हारे सामान में छिपा दिया था। मैं तो तुम्हें भी मारना चाहता था, पर बाहर कुछ शोर सुनाई दिया, इसलिए मैंने छुरा तुम्हारे बक्से में छिपा दिया और खिड़की से कूद कर भाग गया। आक्सिनो खामोश रहा। उसे समझ नहीं आया क्या कहे। मेकर सैम्योनिच बिस्तर के पास बैठ गया और जमीन पर घुटने टेक दिए। इवान दमित्रिच, मुझे माफ कर दो। ईश्वर के लिए मुझे माफ कर दो। मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगा। मैं बता दूंगा कि मैंने ही व्यापारी का खून किया था। फिर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और तुम घर जा सकोगे। तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है, ऑक्सिनो बोला, पर तुम्हारी वजह से मैंने 26 साल भुगता है। अब भला मैं कहाँ जा सकता हूँ? मेरी बीवी मर चुकी है और बच्चे भी मुझे भूल गए हैं। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मीकर सैम्योनिच उठा नहीं और जमीन से सिर पटक पटक कर रोने लगा। इवान दमित्रिच, मुझे माफ कर दो। वह रो रहा था। जब उन्होंने मुझे कोड़ों से मारा तो वह इतना असहनीय नहीं था, पर अब तुम्हें इस दशा में देखना बेहद कष्टप्रद है। फिर भी तुमने मुझ पर दया की और कुछ नहीं बोले। ईश्वर की खातिर मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ। और वह फिर रोने लगा। जब ऑक्सिनो ने उसे रोते देखा तो वह खुद भी रोने लगा। ईश्वर तुम्हें माफ करेगा, वह बोला। हो सकता है मैं तुमसे कई हजार गुना बुरा हूँ। इन शब्दों के साथ ही उसका मन हल्का हो गया और घर जाने की इच्छा भी जाती रही। अब कैद खाने को छोड़कर जाने की इच्छा भी नहीं रही। बस एक ही इच्छा थी कि उसकी अंतिम घड़ी आ जाए। आक्सिनो के मना करने के बावजूद मेकर सैम्योनिच ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, पर जब तक जेल से रिहाई का आदेश आया, उसके पहले ही आक्सिनो मर चुका था।